दोस्तों, जंग और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों में आपका खैर मकदम है, जहां बात की जाएगी आयतुल्ला अली खमीनी साहब के पैगाम की, जो आज उन्होंने कड़ा संदेश अमेरिका और इजराइल के खिलाफ दिया है। वहीं हाइफा में उस वक्त भगदड़ मच गई जब चारों तरफ से सायरन बजने लगे और रॉकेटों की बौछार कर दी गई। वहीं आप इसमें देखेंगे कि किस तरीके से आज बेंजामिन नेतन्याहू बाल बाल बचा है रॉकेटों की बारिश में, जहां उसके घर के ऊपर ही रॉकेट बरसना शुरू हो गए और भाग करके अपनी जान को बंकर में छुप करके बचाया है। इन तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराऊंगा, पर उससे पहले आप लोगों से अपील कि पल पल न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सच्ची पत्रकारिता को बचाने के लिए चैनल को ज्वाइन कीजिए। जी हां दोस्तों, आज आयतुल्ला अली खमीनी साहब ने बड़ा पैगाम जो है इजराइल और अमेरिका को दे दिया है। जहां पहली खबर देख सकते हैं कि अपने जुम्मे की नमाज के खुतबे में आयतुल्ला अली खमीनी ने मुसलमानों की एकता के महत्व पर जोर दिया, ये कहते हुए कि अगर मुसलमान एकजुट हों तो वे अपने दुश्मन पर काबू पा सकते हैं। उन्होंने कहा कि ईरानी राष्ट्र का दुश्मन इराकी, लेबनानी और मिस्री राष्ट्रों का भी दुश्मन है। इस पर जोर देते हुए उनका दुश्मन एक ही है का ऐलान भी किया गया। वहीं ऑपरेशन अल अक्सा तूफान का जिक्र करते हुए आयतुल्ला अली खमीनी ने इसे एक कानूनी और अंतर्राष्ट्रीय कदम करार दिया है और फिलिस्तीनियों के कार्यों में उनके अधिकार को सही बताया है। उन्होंने इजरायली शासन द्वारा किए गए अपराधों की निंदा करते हुए कहा कि राष्ट्र को अपने देश और क्षेत्र की रक्षा करने का पूरा अधिकार है, उन्हें आगे बढ़ते रहना चाहिए। वहीं आयतुल्ला अली खमीनी ने देश की सशस्त्र बलों द्वारा हालिया इजरायली विरोधी ऑपरेशन की भी प्रशंसा की, एक कानूनी और जायज कदम बताया है। उन्होंने कहा कि वे अपने फर्ज को निभाने में ना तो टाल मटोल करते हैं और ना ही जल्दी करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि शहीद नसरुल्लाह का वफादार लेबनान की जनता के लिए सबसे महत्वपूर्ण संदेश था। इमाम मूसा अल सादर, सैयद अब्बास मुसावी और अन्य प्रमुख हस्तियों की हानि से निराश और परेशान ना हो, लड़ाई के रास्ते में हिचकिचाहट ना करें, अपने प्रयासों और ताकत को बढ़ाएं, एकजुटता को दुगना करें, आक्रामक दुश्मन का सामना विश्वास और भरोसे को मजबूत करें और उन्हें नाकाम करें। आयतुल्ला अली खमीनी ने यह भी कहा कि दुश्मन के कार्य जैसे हत्या और बेगुनाहों को मारना उसकी कमजोरी के संकेत हैं, ना कि जीत के। ये बताते हुए कि इस तरह के कार्य इस व्यापार भेड़िए को समाप्ति के ओर ले जाएंगे। उन्होंने जायोनी शासन को दिए गए किसी भी झटके को मानवता के लिए लाभदायक बताया है। दोस्तों, उन्होंने हिजबुल्लाह की गजा की रक्षा और इस्लामी दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण सेवा बताया है और सभी मुसलमानों से लेबनान का समर्थन करने की भी अपील की है। वहीं दूसरी खबर आप देख सकते हैं कि लेबनान में ईरान ने बड़ा ऐलान किया है। वहीं बेरूत पहुंचने पर ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरगाची ने जायोजी कब्जे के खिलाफ लेबनान और क्षेत्र के समर्थन करने के लिए कूटनीतिक क्षमताओं का इस्तेमाल करने के महत्व पर भी जोर दिया है। वहीं ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरगाची और उनके साथियों ने लेबनान की राजधानी बेरूत में दाखिल हुए। बेरूत पहुंचने के दौरान अरगाची ने लेबनान में ईरान के दूतावास का भी दौरा किया, वहां मौजूद चार्ज अफेयर्स से मुलाकात की, जहां उन्होंने जारी घटनाक्रम पर चर्चा की। उन्हें लेबनान में ताजा हालात के बारे में भी जानकारी दी गई। वहीं तीसरी खबर आप देख सकते हैं कि अमेरिका ने बड़ा इल्जाम ईरान पर लगाया है। वहीं ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने तेहरान पर आगामी अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों को प्रभाव डालने के लिए जमीन से बेमानी आरोपों को खारिज कर दिया है। शुक्रवार सुबह एक बयान में बघाई ने वार्षिक अमेरिकी खतरे के आकलन में किए गए उन निराधार आरोपों को ठुकरा दिया जिसमें दावा किया गया था कि तेहरान आगामी अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों में प्रभाव डालने के प्रयास में अपनी तमाम चीजें लगा रहा है ताकि झूठी और विभाजनकारी जानकारी फैलाई जा सके। ईरान के खिलाफ ऐसे आरोपों को पुराने और निराधार बताते हुए उन्होंने सुझाव दिया कि ये राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित है, जिनके आंतरिक राजनीतिक। उन्होंने आगे ये भी कहा
कि अमेरिकी सरकार जो दूसरों के आंतरिक मामलों में अवैध हस्तक्षेप के लिए जानी जाती है, अन्य देश के खिलाफ ऐसे आरोप लगाने की स्थिति में नहीं है। वहीं चौथी खबर आप देख सकते हैं कि हिजबुल्लाह के मीडिया की तरफ से बड़ा बयान जो है वो जारी किया गया है लेबनान के लोगों के लिए, जहां बताया गया कि जायूनी दुश्मन मानवता के खिलाफ अपने आतंकवादी अपराधों को जारी रखता है। पिछले रात दक्षिण उपनगर में कई आवासीय इमारतों के विनाश के बाद इसके विमानों ने मलबा हटाने और घायलों को बचाने वाले नागरिक रक्षा कमेटी हवाई हमले में हुए हैं। परिणाम स्वरूप इस्लामी स्वास्थ्य प्राधिकरण एक नागरिक रक्षा सदस्य के शहीद होने की जानकारी भी दी गई है। घायल होने की भी सूचना दी जा रही है। हम लेबनानी सरकार और संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों इस बर्बरता की निंदा करने और सभी मानवता के मानदंडों और अंतर्राष्ट्रीय प्रस्तावों का उल्लंघन करने वाले इस कार्य के खिलाफ आग्रह करते हैं ताकि इन मानवता के बचाव दलों को मानवतावादी कार्य में लगाया जा सके। वहीं पांचवी खबर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि बाल बाल बचा है बेंजामिन नेतन्याहू। जी हां, इजरायली वेबसाइट वला ने रिपोर्ट किया है कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपने घर पर किसारिया में थे जब पहले सायरन बजे और इससे उन्हें शरण में भागना पड़ा। इससे पहले इजरायली मीडिया ने भी रिपोर्ट किया था कि ये किसारिया हेड्रा के उत्तर में पहली बार जब सायरन बजे। अलमायदीन के संवाददाता ने दक्षिण लेबनान से बताया कि उत्तरी कब्जे वाले फिलिस्तीन की ओर लगभग सल्वो में 80 रॉकेट दागे गए हैं। वहीं छठी खबर आप देख सकते हैं कि हिजबुल्लाह ने मार्कवा टैंक उड़ाया है, बड़ी कामयाबी हासिल की है। लेबनान में इस्लामी प्रतिरोध हिजबुल्लाह ने मलकिया सैन्य साइट के आसपास एक इजरायली मार्कवा टैंक को मार्गदर्शित मिसाइल से लक्ष्य बनाने की घोषणा की है। मिसाइल ने सीधे टैंक को निशाना बनाया है और टैंक के चालक दल से कुछ या तो मारे गए हैं या घायल हुए हैं। सीमाओं पर झड़पें पिछले कुछ दिनों से लगातार जारी है, जहां इजरायली कब्जे वाली सेनाएं सीमा पर करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उन्हें बार बार प्रतिरोध के लड़ाकों द्वारा घात लगाकर हमला किया जा रहा है, जिससे उन्हें पीछे हटना पड़ रहा है। वहीं आप सातवीं खबर देख सकते हैं कि हाइफा में हर तरफ सायरन है। कब्जे वाले हाइफा में हर जगह सायरन बज रहे हैं, जबकि उत्तर में रॉकेट हमले की जारी है। वहीं इजरायली मीडिया ने कहा है कि हेडोर के उत्तर में किसारिया में पहली बार सायरन बजे हैं, जहां बेंजामिन नेतन्याहू बचा है। वहीं आप आठवीं खबर देख सकते हैं कि मिडल ईस्ट में तनाव है। जी हां, गल्फ अरब देशों ने क्षेत्र में बढ़ते तनावों के बीच इस सप्ताह दोहा में हुई बैठक के दौरान ईरान को अपनी तटस्थता आश्वासन देने की कोशिश की है। सूत्रों के अनुसार उन्हें चिंता है कि एक व्यापक वृद्धि उनके तेल सुविधाओं को खतरे में डाल सकती है। वहीं गल्फ अरब देशों और ईरान के मंत्रियों ने जो कतर द्वारा आयोजित एक एशियाई देशों की शिखर बैठक में शामिल हुए थे, उन्होंने अपने चर्चा का ध्यान तनाव कम करने पर केंद्रित किया है। ईरान ने मंगलवार को इजराइल पर अपने अब तक के सबसे बड़े हमलों को अंजाम दे दिया है, जिसमें IRGC ने घोषणा की है कि 200 मिसाइलें ईरान से कब्जे वाले फिलिस्तीन क्षेत्रों की ओर दागी गई हैं। वहीं आप नौवीं खबर भी साफ तौर पर देख सकते हैं कि फ्रांस से इजराइल ने मदद मांगी है। जी हां, ये पहली बार है कि फ्रांस को मदद के लिए इजराइल को ईरानी प्रतिरोध शोध का सामना करने में मदद के लिए विशाल प्रयासों को जोर दिया गया है और इजरायली कार्यालय की तरफ से कहा गया है कि उसने अपने सैन्य संसाधनों को सक्रिय किया है। हालांकि राष्ट्रपति कार्यालय ने सहायता की प्रकृति के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। उसने ये भी कहा है कि राष्ट्रपति इमिल मेंक्रा, जिन्होंने एक रात की रक्षा और सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई, उन्होंने मिसाइल हमले की निंदा की और इजराइल से आग्रह किया कि वे लेबनान में अपनी सैन्य कार्रवाई समाप्त करें, जहां बहुत से नागरिक पहले ही उनके आतंकी हमले का शिकार बन चुके हैं। वहीं 10वीं खबर आप देख सकते हैं कि अमेरिका देगा लेबनान हमलों में, साथ ये ऐलान किया गया है। वहीं अमेरिका ने इजराइल के लेबनान पर चल रहे युद्ध के लिए
समर्थन व्यक्त किया है। हालांकि इस बारे में चिंताएं हैं कि स्थिति और बड़ी हो सकती है। राज्य विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने यह स्पष्ट किया है कि इजरायल के हवाई हमले जारी रखना उचित है, जबकि उन्होंने इससे शामिल जोखिमों को भी स्वीकार किया है। एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान मिलर ने जोर देकर के कहा कि अमेरिका संघर्ष विराम चाहता है, लेकिन मानता है कि इजरायल के लेबनानी प्रतिरोध के खिलाफ कई कार्य फिलहाल सही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मिलर ने इजरायल के लेबनान पर हमलों की अवधि के बारे में अनिश्चितता को स्वीकार करते हुए कहा कि हमें नहीं पता कि यह कैसे बढ़ेगा और इजरायलियों को भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। वहीं 11वीं खबर आप देख सकते हैं कि ईरान के राष्ट्रपति ने कतर के माध्यम से संयुक्त राज्य अमेरिका को एक संदेश भेजा है। ईरान ने अपनी रणनीतिक धैर्य और एक तरफा आत्मनिरंतर को छोड़कर यह कहा है कि किसी इजरायली प्रतिशोध का कड़ा जवाब दिया जाएगा। वहीं आप 12वीं खबर देख सकते हैं कि एक यमन का पैगाम लोगों के सामने आया है। मैं ये नहीं देखता कि आप अरब हैं, मैं ये नहीं देखता कि आप यमनी हैं, मैं ये नहीं देखता कि आप मुस्लिम हैं। गुजरे हुए साल ने मुझे यह समझा दिया है कि यह महत्वपूर्ण नहीं है कि मैं आप कहां पैदा हुए, आपके पासपोर्ट पर किस देश का नाम लिखा है, आपकी त्वचा का रंग, आपकी भाषा या चीजें हमें एक लोग या राष्ट्र नहीं बनाती। मैंने एक अरब मुस्लिम को देखा जो मिसाइलों का सामना कर रहा था, जो बच्चों और महिलाओं को बचाने के लिए जा रही थी, और मैंने एक अमेरिकी ईसाई को देखा है जो बच्चों और महिलाओं को बचाने के लिए खुद को जला रहा था। ये तमाम चीजें मैंने देखी हैं, इसलिए मैं अब ये नहीं देखता कि जो व्यक्ति मेरे साथ वही पासपोर्ट रखता है या जो मेरी भाषा बोलता है, भले ही हमारी संस्कृति एक ही हो, वे मेरे हिसाब से करीब है। मेरे सबसे करीब लोग वे हैं जो मेरी खुशी में खुश होते हैं और मेरे दुख में दुख होते हैं, जो मेरी चोटों को बहने से खून देखकर आंसू बहाते हैं, जो मेरी आंसू सुन करके मुस्कुराते भी हैं। ये लोग मेरे अपने हैं। मैं यमनी हूं और आप शायद अमेरिकी, यूरोपीय, अफ्रीकी, एशियाई या इस दुनिया के कहीं भी किसी भी कोने में हो। जब हम एक ही कारण से दुखी होते हैं, एक ही कारण से खुश होते हैं, जान लें मैं आपको अपने लोगों में से एक मानता हूं और आप मेरे सबसे करीब हैं। मैं एक यमनी हूं।